नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। सरोकार में बहस आज उस मुद्दे पर जो आमतौर पर बहसों से परे रहा करता है। आज बात उस एमपी लैड फंड की जिसके बारे में हाल में आई एक रिपोर्ट से पता चला कि 16वीं लोकसभा के 55% से ज्यादा सांसदों ने एक साल में अपनी सांसद निधि से 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया। इसमें उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल है। यहाँ पर 65% सांसदों ने अपनी सांसद निधि का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, बल्कि राजनाथ सिंह से लेकर सोनिया गांधी तक का नाम इस लिस्ट में शामिल है। यहां तक कि पीएम के चुनाव क्षेत्र में भी सिर्फ 16% एमपी लैड फंड का इस्तेमाल ही हो सका है, जबकि हर साल सांसदों को अपने इलाके के विकास पर खर्च के लिए 5 करोड़ की राशि निर्धारित है। और इंडिया स्पेंड की खबर के मुताबिक बीते 22 सालों में इन सांसद निधि के 5,000 करोड़ रुपए बिना खर्च के रह गए हैं। यही नहीं, कई बार सांसद निधि के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की खबरें भी आती रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इसे बंद कराने की गुहार लगाई जा चुकी है। हालांकि तमाम आलोचनाओं के बावजूद सांसद निधि कोष में बढ़ोतरी होती रही और अब तो सरकार इस फंड को 5 से बढ़ाकर 25 करोड़ करने के प्रस्ताव पर भी सोच विचार कर रही है। तो क्या इस आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि जनप्रतिनिधियों की जनता के विकास कार्यों में रुचि नहीं है? जनता का इस्तेमाल वो सिर्फ मतदाता के रूप में करना चाहते हैं। तमाम प्रक्रियागत जटिलताओं और सांसदों की अरुचि के शिकार इस फंड योजना को बनाए रखने और बढ़ाते रहने का आखिर औचित्य क्या है? और आज इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं गंगाधर एस पाटिल। आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और आपने ही 26 मई को indiaspends.com के लिए आर्टिकल लिखकर इस पूरी खबर को सामने लाया। इसके अलावा हमारे साथ हैं अर्जुन राम मेघवाल। आप बीजेपी के सांसद हैं और बीकानेर राजस्थान से आप बीजेपी के सांसद हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं अली अनवर अंसारी। आप जेडीयू से राज्यसभा में सांसद हैं और हमारे साथ हैं प्रोफेसर जगदीप छोकर। आप नेशनल इलेक्शन वॉच के फाउंडर मेंबर हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। इन सभी सांसदों को अपने चुनाव क्षेत्र का विकास करने के लिए हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन इस खबर ने लोगों को चौंकाया कि 16वीं लोकसभा में तकरीबन 55% सांसदों ने अपने कार्यकाल के पहले साल में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि यानी एमपी लैड फंड में हाथ ही नहीं लगाया। वेबसाइट indiaspend.com के अध्ययन के मुताबिक लोकसभा के 542 में से 298 सदस्यों ने 15 मई 2015 तक एमपी लैड का एक भी रुपया अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास पर खर्च नहीं किया। मई 2014 के बाद से सरकार ने एमपी लैड्स के तहत 1757 करोड़ रुपए जारी किए। सांसदों ने उनमें से सिर्फ 281 करोड़ यानी 16% का ही उपयोग किया। यानी 15 मई 2015 को 1487 करोड़ रुपए बिना खर्च हुए अलग अलग जिला अधिकारियों के पास पड़े थे। सांसद निधि में हाथ न डालने वाले लोकसभा सदस्यों में कई मंत्री और अलग अलग दलों के प्रमुख नेता शामिल हैं। ये आंकड़े कई गंभीर प्रश्न उठाते हैं। क्या ज्यादातर सांसदों की अपने चुनाव क्षेत्र के विकास में रुचि नहीं है, या वे इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि चुनाव करीब आने पर कुछ काम कर दिखाकर अपनी सियासी नैया पार लगा लेंगे? वैसे भी एमपी लैड स्कीम की पहले से कई आलोचनाएं रही हैं। मसलन ऐसे सवाल उठे हैं कि स्थानीय विकास के जो काम नगर निकायों या ग्राम पंचायतों को कराने चाहिए, उसे सांसदों की जिम्मेदारी क्यों बनाया गया है? कई जगहों पर योजना के अमल में अकुशलता और संसाधनों की बर्बादी के आरोप भी लगे हैं। सांसदों की दलील है कि उनके क्षेत्र की जनता की उनसे अपेक्षाएं रहती हैं, इसलिए उनके पास ऐसा कोष होना चाहिए जिससे वे अपने मतदाताओं की मांग पूरी कर सकें। लेकिन ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश सांसद कोष का उपयोग करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। तो इसके बाद सांसद निधि का औचित्य क्या बचता है? एमपी लैड से जुड़ी एक नई स्कीम सांसद आदर्श ग्राम योजना है।
पिछले साल लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। इसके तहत हर सांसद को अपने चुनाव क्षेत्र में हर साल एक गांव चुनकर उसे विकास का मॉडल बनाने के लिए कहा गया है। उन्हें ये काम एमपी लैड और ग्रामीण विकास की जारी अन्य योजनाओं के तहत आवंटित धन का समन्वय करते हुए करना है। लेकिन खबरें हैं कि इस योजना में भी सांसदों ने ज्यादा रुचि नहीं ली। इसके लिए अलग फंड नहीं होना और इस पर अमल में आने वाली राजनीतिक दिक्कतों की शिकायत कई सांसदों को रही है। तो बहस का मुद्दा यही है कि क्या ऐसी योजनाओं की उपयोगिता है। मैं अपनी चर्चा की शुरुआत सांसदों से करूं, उससे पहले मैं रिपोर्टर से बात करती हूं जिन्होंने इस रिपोर्ट को सामने रखा। आपने जब इस रिपोर्ट को तैयार की और अलग अलग जगहों से तमाम डेटा इकट्ठा किए, तो क्या आपको लगा कि सांसद निधि है उसको लेकर थोड़े जागरूक नहीं है या उनकी रुचि नहीं है? इसके बहुत सारे कारण हैं, पर ये जागरूक नहीं है ये सच है, क्योंकि इस बार पहली बार 314 एमपी जो फर्स्ट टाइम बने हैं, तो ऑलमोस्ट 58% जो है। तो मैंने काफ़ी जिला अधिकारियों से बातचीत की यूपी, कर्नाटका, बिहार में, तो उनका बहुत सारा मत था। उन्होंने बताया कि इसके बहुत सारे कारण हैं, पर उसका सबसे बड़ा एक कारण भी है कि बहुत सारे फर्स्ट टाइम एमपी है जिनको अभी उतना ध्यान नहीं है कि इसको हमको अभी स्टार्ट कर देना चाहिए यूटिलाइजेशन के लिए, हमको रिकमेंड करना चाहिए। तो उनको भी पूरे प्रोसीजर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसके अलावा भी उसमें बहुत सारे अलग अलग इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स है कि जहाँ पर कभी रिकमेंडेशन के बावजूद कोई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज नहीं मिल रहा है। तो ऐसा एक जब जितना मैंने डेटा कलेक्ट किया, जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई, इसमें ऐसा तो लगता है कि कुछ ना कुछ तो गलती तो है, या मतलब ये कुछ रुचि भी है और कुछ लापरवाही भी है और कुछ जागरूकता की कमी भी है। तीनों चीजें हैं। और 542 सांसदों में से 298 सदस्यों ने अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है एमपी लैड का। ये भी एक सच्चाई है। मेघवाल साहब क्या कहेंगे? क्या ये अरुचि का नतीजा है, लापरवाही का नतीजा है? थोड़ा ब्रीफ करने दो मुझे। देखिए, मुझे लगता नहीं इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई होगी। जैसे आपने मुझे कहा कि मेरा ही जीरो बैलेंस है। मैं पिछली बार भी लोकसभा में था, 25 करोड़ के अगेंस्ट में मेरा खर्चा 26-27 करोड़ गया, वो भी आपके रिपोर्ट में होगा। इस बार मैं 7 करोड़ के आसपास की रिकमेंडेशन कर चुका हूँ। मैं गांव में जाता हूँ और गांव में सूचना लेता हूँ कि आपके गांव में क्या रिक्वायरमेंट है और उसी गांव में घोषणा करता हूँ। आप जिलाधिकारी से भी कर सकते हैं, फील्ड में जाके पूछें तो मेरे जो असेट्स क्रिएट हुए हैं वो किस तरह के हैं, किस लेवल के हैं, वो बहुत जरूरी है आपको देखने की। खाली नेट पे देख लिया, वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। और मैं काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, बेईमानी से कर रहा हूँ। सरकारी विभाग जो आंकड़े प्रस्तुत करेंगे वही तो। मेरे को सुनने दो, एक बार सुनने दो। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा ज्ञान नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि किसी एमपी को ज्ञान नहीं है कि एमपी लाइट का मेरे पास 5 करोड़ रुपए मिलता है। जागरूकता की बात सुनिए तो सही, आपकी रिपोर्ट हो सकती है, मेरा हमें भी सुनोगे आप। हाँ जरूर। एमपी रिकमेंड करता है, ठीक है। रिकमेंड करने के बाद 3 स्टेज पे सैंक्शन निकलती है जिला अधिकारी के स्तर पे। एमपी खुद खर्च तो करता नहीं है। एक निकलती है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, एक निकलती है टेक्निकल सैंक्शन, एक निकलती है फाइनेंशियल सैंक्शन। कौन सी रिपोर्ट आपके इसमें अपडेट होती होगी, चढ़ती होगी, मुझे पता नहीं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रावधान है। उसके बाद आपने लिया होगा खाली यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। काम बन गया, जैसे सपोज करो मैंने और हेड टैंक वाटर टैंक का एक प्रोजेक्ट लिया 15 लाख का किसी गांव में, टंकी बन गई। अब उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हो सकता है कि उस एजेंसी से नहीं आया, वो पीएचडी से, जैसे हमारे यहाँ पीएचडी तो टंकी बनाती है, उससे नहीं पहुंचा जिलाधिकारी के यहाँ। जिलाधिकारी के यहाँ पहुंच गया होगा, आपके यहाँ रिपोर्ट में नहीं आया होगा। तो कितने इसमें लूप होल्स हो सकते हैं। लेकिन इसमें तो एमपी इज रिस्पॉन्सिबल कि खर्चा नहीं हुआ। मैं आपकी रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं इस मामले में। मैं नहीं बोल रहा कि एमपी ही रिस्पॉन्सिबल है, मैं तो एक सिस्टम को प्रेजेंट कर रहा हूं। ऐसे जर्नलिस्ट मैं बता रहा हूं कि नहीं, फिर आपने जीरो कर दिया होगा ना कि उस एमपी ने कोई खर्चा नहीं किया। नहीं, जो तो इसको आप वेरीफाई भी करते, टैली भी करते। मिनिस्ट्री का डेटा है, मैं डिस्ट्रिक्ट से टैली कर रहे हो कि आपने यहाँ से टैली नहीं। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल जी, एक सीधी सी बात है, एक रिपोर्टर को ये पता है कि ये संस्था या ये डिपार्टमेंट है सरकार का जो हमें सही जानकारी देगा। कब की है? 15 में, अभी 15 मई 2015 तक का डेटा है। उस 15 मई 2015 या तो सरकारी विभाग ने अपडेट नहीं किया है या कोई और कमी रह गई। 2 तरह से किस्त जाती है। पहली किस्त जाती है 2-3 महीने ठहर करके। एमपी का इलेक्शन होता है, मई में इलेक्शन हुआ और हमारी किस्त गई होगी जुलाई के आसपास, ठीक है।
पहली किस्त का यूटिलाइजेशन मिलने पे ही दूसरी किस्त जाएगी, इसलिए आप टोटल 5 करोड़ मान लो कि उसको मिल गया होगा, पहली किस्त का यूटिलाइजेशन मिलने पे ही दूसरी किस्त जाएगी। हाँ, तो पहली किस्त के बारे में ही यूटिलाइजेशन परसेंटेज दिया है उन्होंने, 5 करोड़ का नहीं है मिनिस्ट्री में जो है। तो जैसे आपने बताया शायद वो भी है, पर एक तरफ हम तमिलनाडु के एमपीज है जो 98% यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे धर्मवीर जी है जो धर्मवीर सिंह जो महेंद्रगढ़ के एमपी हैं, आप ही की पार्टी के हैं, उन्होंने भी काफी खर्च किया, लेकिन इसको इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, ये तो आगे भी बढ़ जाएगा, ये तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड भी हो जाता है, क्यों अली अनवर जी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जटिलताओं की वजह से नेताओं की या सांसदों की अरुचि का शिकार होता है, या वजह कुछ और है? क्यों सांसद उस तरह से रुचि नहीं लेते हैं एमपी लैट फंड में? सबसे पहले तो पाटिल साहब को हम बधाई देंगे कि इन्होंने ये गंभीर काम किया है। आमतौर पर जर्नलिस्ट लोग पॉलिटिकल और दूसरे चीज़ों में खोजबीन करते रहते हैं। जो लोग सुस्त हैं, जैसे आपने कहा कि राजनाथ सिंह जी, तो वो तो कोई नए नहीं है। सोनिया गांधी का नाम लिया, ये लोग तो बहुत पहले से हैं। इन लोग को हम इनकी रिपोर्ट को ही कोट करते हुए बोल रहे हैं। हाँ, जो वही हम भी वही कह रहे हैं। हाँ। तो आपको भी हम बधाई देना चाहते हैं कि आप इस पर बहस करा रही हैं। तो हम लोगों की जो हम लोग हैं, कई हम लोगों की व्यस्तताएं हो सकती हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, बहुत सारा काम रहता है, तो हम लोगों की भी नींद खुलेगी कि भाई ये आलोचना का विषय बन रहा है। जैसे मेघवाल साहब कह रहे हैं कि नहीं हमारा जीरो नहीं है, तो हो सकता है कि यूटिलाइजेशन नहीं आया हो या कहीं पाइपलाइन। हाँ, मैं आपको अभी बाहर निकल के रिपोर्ट दूंगा। मेघवाल साहब, हम आप ही की बात कर रहे हैं। मैं बाहर निकल के दूंगा। चलिए, कम से कम हमारे मंच से लोगों को सही जानकारी तो मिलेगी। धन्यवाद आपका जी। तो वही हम कह रहे हैं जी कि उसमें भी हम लोग ये करेंगे, सतर्क रहेंगे कि भाई काम हो गया, यूटिलाइजेशन नहीं आया, शो नहीं कर रहा है डाटा में, मिनिस्ट्री के डाटा में। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। पैसा है, हम लोग तो देखिए कस्टोडियन है उसके, हम लोग उसके मालिक नहीं हैं। सिर्फ हम लोग चूंकि जनता के प्रतिनिधि हैं, तो हम लोगों को ये कहना है कि कहाँ प्रायोरिटी देखनी है, कि कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ हम लोगों को खर्च करना है। हम लोग करने वाले नहीं हैं, करने वाली सरकारी एजेंसियाँ हैं। दूसरी लेकिन मैंने जेडीयू के नेता के नाते आपको बुलाया इसलिए था कि जनता में एक परसेप्शन है। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए विधायक निधि फंड को खत्म करने की बात कही थी। उसका असली हकीकत क्या है? मतलब जमीन पे क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाया कि नहीं हो पाया? क्या नीतीश मॉडल को आगे बढ़ाने की या उस पर चर्चा करने की जरूरत है? आपने बहुत ये बहस का मुद्दा रहा है। ये बहस ये रहा है कि एक जनप्रतिनिधि का एमएलए हो या एमपी हो, उसका ये काम नहीं है कि वो ये सब काम कराए। ये काम, उसका काम नीतियां बनाना है, उसका काम लेजिस्लेशन, वी आर लेजिस्लेचर्स, हम लोगों को कानून बनाना है। हम लोगों का काम नाली बनाना और ये बनाना वो बनाना नहीं है। और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो, पावर हो। देखिए अभी मैं कल मेलबर्न में था, वहाँ से मैं आया हूँ, पार्लियामेंट की एक कमेटी गई थी, मैं वहाँ एक काउंसिल के ऑफिस में गया था। तो वहाँ एक काउंसिलर को भी कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। वो सिर्फ नीतियां बनाता है, वो सिर्फ देखता है कहाँ खामी है, कहाँ खूबी है। तो हम लोगों की ये मान्यता थी, हमारे नेता नीतीश कुमार की, कि भाई ये काम हम लोगों का नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि पूरे देश में हो रहा है, तो एक टापू में हम कैसे दूसरी चीज चला सकते हैं? नहीं, लेकिन अगर दुनिया के सामने ऐसे उदाहरण हैं और आप खुद उन उदाहरणों को देख के आए हैं जिसकी मिसाल आप दे रहे हैं, अगर दुनिया के सामने है तो आप खुद क्यों नहीं एक मिसाल बनकर प्रस्तुत करते हैं अपनी नीतियों को? मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ छोकर साहब। इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, बार बार क्रिटिसाइज किया जाता रहा है आम जनता की तरफ से, यहाँ तक कि सीएजी ने भी पिछले 2004 से 2009 के दौरान जो खर्च हुए थे उसकी रिपोर्ट में देख रही थी, उसमें भी आलोचना की थी कि एमपी लैंड फंड का सांसद इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो सवाल इन्होंने कहा कि दुनिया में और ऐसे उदाहरण हैं जहाँ कुछ नहीं होता है, एमपीज़ को नीतियाँ बनाने का अधिकार है और वो नीतियाँ बनाते हैं, बाकी काम करने का और कराने का जिम्मा कार्यपालिका का है या जो और
दूसरी संस्थाएं हैं सरकारी वो करती हैं, तो फिर हमारे यहाँ इसका कोई औचित्य देखते हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ भी इसका औचित्य था तो नहीं। 20 साल पहले तक तो ये नहीं था और देश चल ही रहा था। कोई इतनी तेजी से शायद ना चल रहा हो, लेकिन जिस रफ्तार से बाकी दुनिया चल रही थी चल रहा था। औचित्य ना पहले था, और मैं तो ये कहूँगा औचित्य अब भी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, जैसे कि अभी कहा गया कि संविधान के अंतर्गत 3 पहलू हैं सरकार के। एक है कानून बनाना, एक है कानून का पालन करना, एक है कानून की व्याख्या करना। संसद और विधायिकाओं का काम है कानून बनाना, उसको लागू करने के लिए पूरी ब्यूरोक्रेसी है जिसका काम ही यही है, और फिर उसको व्याख्या करने के लिए तो जुडिशरी है। लेकिन ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन लेजिस्लेचर को देना संविधान के सरासर खिलाफ है। और मैं ये जानते हुए ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जायज ठहराया है। मैं बता रहा हूं क्यों। सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट मैंने पढ़ा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि एमपी और एमएलए तो सिर्फ रिकमेंड करते हैं, उसका आगे काम, उसको अप्रूव करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये तो सारा अधिकारियों का काम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह बैठी है जहां उसको बैठना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये तो कोई नहीं बताता कि कोई अधिकारी इस देश में ऐसा है जो एमपी और एमएलए की मर्जी के खिलाफ काम करे। इतने सर्कुलर इशू होते हैं। एक कोई अधिकारी काला चश्मा पहन के किसी से मिल लिया था, उसका भी एक्सप्लेनेशन कॉल हुआ। अधिकारियों की जरूरत क्या है कि एमपी और एमएलए की मर्जी के खिलाफ काम करें? तो ये कहना कि जी ये तो सिर्फ रिकमेंड करते हैं, आगे काम तो अधिकारीगण खुद करते हैं। अरे छोड़िए कि रियलिटी जमीन पे जो हो रहा है उसको देखना और पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर 1 मिनट मैंने अभी खत्म नहीं किया। गंगाधर पाटिल जी ने मेहनत करके मिनिस्ट्री से अपनी जेब से इन्होंने ये डेटा नहीं निकाला, इंडिया स्पेंड ने ये डेटा नहीं निकाला, इन्होंने भारत सरकार से सूचना लेके ये रिपोर्ट बनाई है। उनको ये कहा जा रहा है आपकी रिपोर्ट तो सरासर गलत है। यानी जो कोई कुछ कहेगा पहले उसका मुंह बंद करो, बाकी बाद में देखेंगे, बजाय इसके कि ये कार्यक्रम क्या है और क्या हो रहा है। तमिलनाडु में क्यों 98% यूटिलाइजेशन हो रहा है, और दूसरे यूटिलाइजेशन होने से क्या मतलब है? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ गया और यूटिलाइजेशन हो गया। मैं ऐसे उदाहरण भी जानता हूं कि पब्लिक पार्क में एक मोहल्ले में वाटर फाउंटेन लगा दिया गया, उसी मोहल्ले में पानी का पीने का पानी नहीं आता है। शोकर साहब, हम ये सब बातें करेंगे, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि सुप्रीम कोर्ट में या जब सवाल उठाए जाते हैं तब ये कह दिया जाता है कि भाई वो सांसद थोड़ी करते, सांसद तो केवल रिकमेंडिंग एजेंसी हैं या रिकमेंडिंग अथॉरिटी हैं, बाकी काम तो जो है वो एजेंसियां करती हैं और सरकारी राज्य सरकार के सरकारी महकमे करते हैं, नगर निकाय करते हैं, पंचायत हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो क्यों ना पंचायतों को, नगर निकायों को, वहाँ के लोकल विकास की जिम्मा दे दिया जाए? एमपीज की क्या जरूरत है डिसेंट्रलाइजेशन के तहत इसको? मैं इनकी छोकर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये जब योजना आई थी तब ये इस पर बहुत बहस हुई थी। होता क्या है कि गांव में कभी कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गया और कोई प्रॉब्लम हुई तो उसने 2 लाख की घोषणा कर दी। एमपी भी जाता है, जनता अपेक्षा करती है साहब आप क्या कर सकते हो हमारे यहाँ। ये बात संसद में कोई बहुत बार बहस हुई है। ये डिस्क्रिशनरी पावर चीफ इंजीनियर को तो है, लेकिन कलेक्टर को है, लेकिन एमपी को नहीं है। इस वजह से उन्होंने कहा, अलग अलग इन्होंने कहा कि इसलिए या वो जनप्रतिनिधि है, जनता उसको चुनती है तो जनता उससे भी अपेक्षा करती है। मैं कहता हूं कि ये बंद कर दो एमपी लेट। मैं भी कह रहा हूं, क्योंकि जब ये प्रणब मुखर्जी के सामने हम भी पेश हुए थे और हम कह रहे हैं कोई सारे एमपीज कोई बेईमान नहीं है, लेकिन एमपीज परेशान भी हो रहे हैं और बेईमान सिद्ध भी हो रहे हैं, तो इसको बंद करो। तो हमने कहा इसका एक अल्टरनेट है कि इसको पॉलिसी से जोड़ दो कि एमपी एक रिकमेंड करे कि इस गांव में पॉलिटिकल कारणों से टंकी नहीं बन पाई। भाई ब्यूरोक्रेसी भी तो बेईमानी कर सकती है कहीं। जिस गांव में टंकी बननी चाहिए थी नहीं बनी और पॉलिटिकल कारणों से नहीं बनी, वहां एमपी रिकमेंड कर दे, पॉलिसी में ले लो, प्लान में जोड़ दो उसको। कहीं न कहीं डेवलपमेंट में एमपी और एमएलए जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, क्या भागीदारी दोगे कि नहीं दोगे, ये विषय था। नहीं, लेकिन 2011 में सरकार ने जब 5 करोड़ किया था तो न्यू रूल भी बनाया था। सरकार ही कर रही है। हम खाली रिकमेंडेशन करते हैं। मुझे पता है कि मेरे 15-20% केस तो, जैसे कल ही परसों मेरे पास सूचना है जिला कलेक्टर की, ये जमीन आपने यहाँ कहा है
ये लैंड डिस्प्यूट है, हम इसको खारिज करते हैं, सर हमें दूसरी रिकमेंड करनी रिकमेंडेशन पड़ती है। मैं जैसे बताया रिकमेंडेशन के साथ जब आप इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बोलते हैं कि अपने आसपास के लोग का जो एजेंसी ठेकेदार होता अधिकतर है, राजस्थान में बता रहा हूँ, अधिकतर नहीं सर, मैं हम आपके का नहीं PWD, बता रहा हूँ, मैं इरिगेशन हाँ या ग्राम पंचायत देते हैं। कोई अगर एमपी एनजीओ को देता है ऐसे वहां बहुत- आपको चेक करने की जरूरत है। वैसे बहुत सारे एनजीओ केसेस हैं। एनजीओ तो सबसे बड़े बेईमान हैं ही लेकिन पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन तो अपने हाथ से काम एमपी करते कई बार हैं, एमपी वो खुद बना किसी लेते हैं ना। ठेकेदार को नहीं कई बार देते। वो कह रहे हैं मैं, वो पीडब्ल्यूडी reputed को अच्छी बात है। पीडब्ल्यूडी को रिकमेंडेशन दिया गया लिख के कि पीडब्ल्यूडी करेगी, साथ में पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को यह भी बताया जाता है कि फलाना ठेकेदार है, उसका ध्यान रखना। अरे क्या बात की जा रही है, ये बिल्कुल। मेरे ख्याल में इसमें और जो field study करने की जरूरत है। डेवलपमेंट Perception से चलना में ठीक जो नहीं है। डेवलपमेंट में भागीदारी की बात है, डेवलपमेंट में भागीदारी नीतियां बनाने से होती है, डेवलपमेंट हमारे यहाँ- नीतियों से होता शोकर है। साहब, एक छोटा सा सवाल मैं जानना चाहूंगी, अगर एमपीज का ये पूरा रोल हटा भी दिया जाए तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक छत्र राज उनका और हो जाएगा, कोई और चेक एंड बैलेंस रह ही नहीं जाएगा? देखिए, तो मेरा ये मानना है, जो जनता का पैसा सरकार के पास है उसको सरकारी पैसा कहना भी गलत है, वो जनता का पैसा है। हाँ। मेरा और आपका पैसा जो सरकार के पास है उसको खर्च करने का अधिकार सिर्फ सरकार को है, एमपी एमएलए को नहीं है। संविधान एमपी एमएलए को हमारे पैसे को खर्च करने का अधिकार नहीं देता, ये पार्लियामेंट ने जबरदस्ती दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को पूरी बात नहीं मालूम है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर दिया। लेकिन पैसा खर्च करना, जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार देश में किसको है? एमपी एमएलए को नहीं है। क्या कहेंगे आप, एमपी एमएलए को नहीं, अगर ये देखिए- अधिकार मिल गया देखिए, तो? हर चीज का दो पहलू होता है। एक तो मैंने शुरू में ही कहा, कोचर साहब जो कह रहे हैं उसको हमने कहा कि बुनियादी तौर पर ये हम लोगों का काम नहीं है, लेकिन मेघवाल साहब जो कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है कई जगह मनमानी करती है, तो एक डिस्क्रिशनरी पावर होना चाहिए। बजट तो है, पूरा बजट तो सारा काम सरकार का मशीनरी ही करती है, उसकी एक छोटी सी रकम जनप्रतिनिधियों को भी रहता है कि वो बताएं, और वो सिर्फ अपना बताते हैं कि यहाँ जरूरत है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं, वो भी बेईमानी कर सकते हैं, बेईमानी इन द सेंस में जहाँ जरूरत नहीं है अपने वोट बैंक के हिसाब से वो खर्चा कर सकते हैं, वो रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसका वो तो जनता के प्रति जवाबदेह है, 5 साल में उसकी जवाबदेही भी होगी। तो लेकिन मूल काम जो है हमारे यहाँ बिहार में देखिए, पहले ये होता था, आप जो एजेंसी की बात कर रहे हैं कि किस एजेंसी से कराएं, हम पीडब्ल्यूडी से कराएं या कारपोरेशन से कराएं, एक बात है हमारे यहाँ सिद्धांत एक की। योजना, अमृता जी, हमारे यहाँ हर जिले में एक योजना पदाधिकारी है और उसके लिए बजाबते एक कैडर है, वहीं रिकमेंड होगा एक एमपी को, एमएलए को रिकमेंड करना है। ये तो व्यवहारिक बातें आप बता रहे कहाँ जाना है, हैं, ये तो व्यवहारिक बातें हैं जो अर्जुन राम मेघवाल साहब भी कह रहे था हैं कि हम चुनेंगे कि एजेंसी कौन होगी, ये अधिकार था। हमारे यहाँ टेंडर होता है, हमारे यहाँ अब लेकिन टेंडर छोटा मोटा काम के लिए, अब 10 लाख तक के काम के लिए, हमारे यहाँ 15 लाख तक के काम के लिए टेंडर नहीं होता है। पहले इससे ज्यादा काम के लिए होता था, बिल्कुल ही नहीं होता हाँ, था। नहीं तो, होता उस बड़े काम के लिए। तो लेकिन एक जो धारणा मैं है एक बात नीतीश, स्पष्ट कर दूं, हाँ। अभी कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमानी कर सकती है, हाँ। और उस पर चेक और बैलेंस होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को चेक करने के लिए मंत्रीगण हैं, वो भी चुने हुए हैं, लेकिन मंत्री को जो अधिकार है वो एमपी एमएलए को नहीं मिल सकता। सरकार और पार्टी, सरकार और पार्लियामेंट, इनमें अंतर है, अंतर होना चाहिए, संविधान में लिखा है। उन दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार को ज्यादा पावर है और एमएलए या एमपी को उतना पावर नहीं मिल सकता अगर वो काम जीती हुई करने पार्टी की नहीं है, पावर सत्ताधारी पार्टी नहीं है। एमपी एमएलए को सरकार को ये कहने की पावर है कि ये काम करो, नीति बनाएं, उस नीति का पालन सरकार करेगी। लेकिन एमपी एमएलए को ये हक नहीं है कि वो सरकार का काम खुद करने लगे। एक और सांसद, सीपीएम के सांसद तपन सेन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपन दा, हम आज चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि एमपी लैड फंड के इस्तेमाल में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि 16वीं लोकसभा के दौरान जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं उसमें से 55% से ज्यादा लोग अब तक अपने फंड का एक भी रुपया इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। तो क्या इसके होने का औचित्य है या क्या उनकी तरफ से लापरवाही बरती जा रही है? मेरा विचार में भाई सरकार के पैसा है, खर्च भी सरकार का थ्रू में ही होना चाहिए।
एमपी लैट का मतलब है एमपी के अपने जो चुनाव क्षेत्र है उसका जो डेवलपमेंट के लिए वो प्रोजेक्ट प्रपोज कर सकता है अप टू ए सर्टेन अमाउंट। आज का डेट में वो 5 करोड़ है साल में, और उसी अनुसार जो प्रोजेक्ट वो रिकमेंड करेंगे उसी के अनुसार सरकार को काम करना है। आप जो बात कर रहे हैं जो 55% एमपी वो इस्तेमाल नहीं किया, मेरा लगता है इसको देखने में जरूरत है। जो 55% कोई प्रोजेक्ट वो रिकमेंड ही नहीं किया, ऐसा है तब तो चिंता का बात है। जो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं रिकमेंड किया, लेकिन ऐसा भी बहुत केस है जो प्रोजेक्ट रिकमेंड करने का बाद भी जो सरकारी तंत्र इसको खर्च करेंगे फॉर ऑब्जर्विंग ड्यू प्रोसीड्यूर्स, उसी में भी काफी चूक है। मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी ये है, जो पिछले साल का हम जो रिकमेंड किया उसका काम अभी तक वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को चालू नहीं कर पाया, और इसी के चलते हमारे सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा अभी तक रिलीज नहीं हुआ। तो ये प्रक्रिया अगर आई एम टेलिंग यू, इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद द एमपी लैड, व्हाट आई एम हैविंग एंड आई एम स्पेंडिंग दैट। तो देखिए, चाहे अर्जुन राम मेघवाल जी की बात हो चाहे तपन सेन की बात हो, दोनों कह रहे हैं कि प्रक्रियागत जटिलताएं भी हैं और इसकी वजह से भी हो सकता है कि जो आपके डेटा शो कर रहे हैं उतनी सच्चाई ना हो। इसको आपने परखने की कोशिश की? नहीं, ये हो सकता है, पर ये अब हम हर किसी को नहीं बोल सकते कि उन्होंने रिकमेंड किया है नहीं हुआ है। एक तरफ मैं इसी डेटा से जा रहा हूँ कि जहाँ पर एक तरफ 80% इम्प्लीमेंटेशन दिखा जा रहा है, तो वहाँ पे उसके अलावा बहुत सारे जटिलता, कभी रिकमेंडेशन नहीं किया हो, कभी रिकमेंड किया है पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, एजेंसीज में प्रॉब्लम्स हो, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। पर ये ऐसे मेरा डेटा जो है वो सिर्फ मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक है। अगर सरकार को लगता है कि नहीं ये गलत डेटा दे रहा है, तो वो खुद ही एक और प्लेटफॉर्म बना के वो बता सकती है कि इतने लोगों ने रिकमेंड किया, नहीं रिकमेंड किया है। अमृता जी, अब देखिए पिछले महीने मेघवाल साहब एक सेकंड, अब पिछले महीने हम इस दादा बोल रहे थे तपन दा कि हमको लगा कि अब हमारा दूसरा इंस्टॉलमेंट आना चाहिए, नहीं आया। तो हम यहाँ पार्लियामेंट की जो कमेटी है उसके यहाँ ऑफिस में गए, उन्होंने डाटा निकाल करके हमको दिखाया कि आपका तो यूटिलाइजेशन नहीं आया, इतना आ जाएगा तब आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट रिलीज होगा। अरे बाबा, हमने तो काम करा दिया है, ये क्यों नहीं आया? तो हम पिछले 1 महीना से लगे हैं, हालांकि ये हमारा काम नहीं है, रिकमेंड किया, लेकिन जनता का दबाव है, बहुत लोगों का तो हमने दे दिया है, उसके लिए पैसा नहीं है, रिकमेंड कर दिया है योजना को, पैसा नहीं है। तो अब हम लगे हैं कलेक्टर्स को, योजना पदाधिकारी को फोन करके कि बाबा काम हमारा हो गया है, यूटिलाइजेशन भेजवाओ। तो ये भी दिक्कत है और इस दिक्कत से तो आसान होता कि ब्यूरोक्रेटिक की है। मुझे लगता है प्लानिंग में जोड़ देना चाहिए एमपी लैट खत्म करके, मुझे भी लगता है, लेकिन एमपी को कहीं जोड़ना तो पड़ेगा। तपन सेन ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि रिकमेंड कर दिया, आगे काम हुआ नहीं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि डेवलपमेंट कैसे होगा। डेवलपमेंट जब होगा जब डेवलपमेंट करने वाली एजेंसी अपना काम करेंगी, उनके ऊपर फॉलोअप होगा, वो होगा, उनकी मॉनिटरिंग होगी। हाँ, उनकी वो काम या तो एमपी एमएलए करें, हालांकि उनका काम नहीं है, काम ये मंत्रियों का है, मंत्रीगण ये काम करें। लेकिन अगर काम इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी काम नहीं कर रही है तो एमपी के रिकमेंड करने से क्या होगा? जी, ये एक बड़ा सवाल है कि एक मिनट, या तो एमपी वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के ऊपर बैठे और ब्यूरोक्रेटिक काम करे, जैसा कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं। हाँ। वो एमपी का काम है नहीं है। अब ये सवाल है, सुनिए, ये मजे की बात है कि जो घिस के काम करवाना है वो तो एमपी का काम नहीं है, जो पैसे खर्च करना, रिकमेंड करना है, वो एमपी का काम है। या तो जिम्मेवारी ली जाए तो कि पूरी ली जाए। हाँ। लेकिन 5 करोड़ तो हम रिकमेंड करेंगे, आगे उसका क्या होगा हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन दोनों बातें, हमारी पार्लियामेंट की जो कमेटी है उसको भी वो फिगर नहीं सीधे भेज सकता, वो मिनिस्ट्री को भेजता है। अब हम गए पार्लियामेंट्री कमेटी के पास अपने, तो वो उसने हमको मिनिस्ट्री से बात कराई। ये मुश्किल तो प्रधानमंत्री के गोद लिए हुए गांव में आदर्श ग्राम योजना के दौरान भी मुश्किल देखने को मिल रही है। हम ये चर्चा जारी रखेंगे, ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। न कोई बैठक हो रही है, न कोई एक पैसा आया है।
तपंदा, हम अपनी चर्चा की शुरुआत इस सेगमेंट में आपसे करना चाहते हैं। अब तक जो चर्चा हुई उसमें ये बात सामने आई कि एमपीज ये चाहते हैं कि ये जो रिकमेंडिंग अथॉरिटी के रूप में उनको अधिकार मिला हुआ है सांसद निधि का, ये बनाए रखा जाना चाहिए, लेकिन इसके अमल में दिक्कतें हैं, इसमें अकुशलता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, खासतौर से इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, जैसा आपने खुद भी जिक्र किया। तो फिर इसको बनाए रखने का औचित्य क्या है? और इससे भी आगे बढ़कर आदर्श ग्राम योजना जैसे प्रोग्राम्स चलाने का भी औचित्य क्या है, जहां पर अगर हम खुद प्रधानमंत्री के आदर्श ग्राम योजना की बात करें तो उनके यहाँ भी बमुश्किल 16% बजट खर्च हो पाया है। देखिए, ये आदर्श ग्राम योजना वाला जो बात है, ये तो एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। यू सी, आई हैव ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें 100 ग्राम है। उसमें एमपी के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है जब वो आदर्श ग्राम योजना में एक गांव को चुनता है, तो उसका लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ये बात राज्यसभा में कोई हमारे एमपी साथी उठाया भी, बोले ये प्रोग्राम को थोड़ा दूसरी तरीका से वो रखिए, कोई बात नहीं, कुछ टारगेटेड वर्क के लिए, लेकिन नॉट लाइक आदर्श ग्राम योजना जो कोई एक को चुन के आप उसको डेवलप करो। नंबर 1। नंबर 2, डेवलपमेंट क्या एक ग्राम डेवलपमेंट है? मेरा तो दिमाग में नहीं आता है सरकार का दिमाग में कैसे कैसे डेवलपमेंट का क्या परसेप्शन काम करते हैं। एक गांव का डेवलपमेंट से वो गांव का डेवलपमेंट नहीं, वो आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका साथ जो लिंकेज, मार्केट का साथ लिंकेज, इसके साथ जुड़ा हुआ है। मान लीजिए गांव में किसानों के लिए अच्छी कुछ बंदोबस्त करे। नहीं, हम तो ये सवाल ही उठा रहे हैं कि देश में अगर 6 लाख गांव हैं तो चुनिंदा गांव 542 या 543 गांव को ही क्यों चुना जाए? हम तो ये सवाल ही उठा रहे हैं, मगर इससे आगे की आज हम बात कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं कि क्या एमपी लैड फंड के औचित्य रह गया है जब उसका खर्च उस तरह से नहीं हो पा रहा है, जब वो केवल रिकमेंडिंग अथॉरिटी बनकर रह गए हैं? नहीं, हमारा विचार में ये आदर्श ग्राम योजना का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। इट शुड बी रीमॉडल्ड। और सांसद निधि का कॉन्सेप्ट किया जा सकता है, बट नॉट इन दिस फैशन। और सांसद निधि का कॉन्सेप्ट ठीक है? सांसद निधि तो रह सकता है, इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग, इट इज नॉट दैट इट इज नॉट एट ऑल वर्किंग। ये साल में आप ये जो तथ्य दिया, स्टैटिस्टिक्स दिया, अलग बात है, लेकिन अगर आप देखिए देश में घूमिए, कोई कोई जगह में काफी काम हुआ। उधर प्लेग दिखाई देता है एमपी का, जिसका नाम में बस स्टैंड हुआ, रोड हुआ, ब्रिजेस हुआ, कल्वर्ट्स हुआ। ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ। नहीं, लेकिन छोकर साहब जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जनता के पैसे को खर्च करने का अधिकार सरकार को है, सरकार अपनी एजेंसियों के जरिए ये काम करवाए और आप लोग उसकी निगरानी करें, मॉनिटर करें, उसकी आलोचना करने का भी आपको हक है। लेकिन आप खुद ही जाके सैंक्शन करने लग जाएं, काम का एक एक चीज मॉनिटर करने लग जाएं, तो फिर सांसद का काम जो नीति बनाने का है वो पिछड़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है जो बोल रहे हैं। ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है नीति बनाना और वो नीति को रूपायन के लिए हस्तक्षेप करना। एमपीओ का भी कुछ जिम्मेदारी होता है। जैसे हम अपना कुछ समस्या का बात बोला, हम ये समस्या के साथ ये भी बोलते हैं जो एमपी लैट के नियम अनुसार हर प्रोजेक्ट जो एमपी रिकमेंड करता है, एक एमपी का प्रतिनिधि भी वो कमेटी में रह सकता है। एमपी लैट का रूल का अनुसार है। अगर समय पर काम नहीं होगा और वो प्रतिनिधि अगर लगातार उसको चेज करेगा तो कुछ काम आगे बढ़ सकता है, ये समस्या दूर हो सकता है, एटलीस्ट जॉब स्पीड अप हो सकता है। तो फिर ये नहीं है जो इम्पॉसिबल है, इट इज ए पैटर्न प्रॉब्लम एडमिशन। बट अगर ओवरऑल औचित्य का बात बोला जाए, इट इज ए कॉन्सेप्ट। एक्चुअली मान लीजिए, एक्चुअली वी हैव नेवर डिमांडेड दैट यू इंट्रोड्यूस एमपी लैट काइंड ऑफ थिंग, बट इट केम इनटू बीइंग। आपने जब अपनी तरफ से रिकमेंड नहीं किया तो अब तो पहले 5 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 5 करोड़ और अब तो 25 करोड़ तक के प्रस्ताव सामने आ रहे हैं। तो क्या आप लोग समर्थन करेंगे इसका कि 25 करोड़ कर दिया जाना चाहिए एमपी लैट फंड? नहीं, हम तो बोलते हैं जो भाई जो 5, मेरा व्यक्तिगत अभिमत यह है भाई, अभी 5 करोड़ तो ढंग से खर्च हो जी। अली अनवर साहब, बिल्कुल सही, इमीडिएटली जब सारे का स्टैंड सही है। बढ़ाने के लिए, और जो लोग बिल्कुल नहीं खर्च कर रहे हैं, हाँ, वो वाकई चिंता की बात है। लेकिन जो जिसमें ब्यूरोक्रेटिक या जो पैसा रिकमेंड कर दिया अभी तक नहीं खर्च हुआ,
तो इसके लिए पार्लियामेंट का भी कंट्रोल होना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर सांसद के खर्च के एनालिसिस करके इसके बाद उसको 5 से 25 करोड़ रुपए तक का बिल्कुल नहीं, एमपी फंड हम उसको बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। हाँ। आम तौर से देखिए, जनता में हमने कहा कि बुनियादी तौर पर एमपीज का, लेजिस्लेचर का ये काम नहीं है। हाँ। हम सिद्धांत रूप में सहमत है, जी। लेकिन एक डिस्कशनरी पावर होना चाहिए कि जो बैलेंस करे कि जो ब्यूरोक्रेसी मनमानी करती है या कहीं रूलिंग क्लास के लोग मनमानी करते हैं, उनके नियंत्रण में होते हैं, तो कुछ जरूरी चीजों के लिए एमपीज को होना चाहिए। लेकिन इसको लगातार बढ़ाते जाना ये मुनासिब नहीं। इसका मैसेज जनता में गलत जाता है। देखिए, दो तीन बातें हैं। पहले ये नहीं था, फिर ये शुरू हुआ, फिर ये बढ़ना शुरू हुआ, अब ये हो रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है। इसको ठीक से काम करवाने के लिए एक और ढांचा खड़ा किया जाए, वो उसको फॉलो अप करेगा, किसका एमपी ने क्या किया उसको बताएगा, तुम ये करो। ये क्यों किया जा रहा है? संविधान में एक तरीका है काम करने का, उसको नहीं फॉलो करेंगे, नए तरीके ईजाद होंगे। अब ये जो अभी साहब ने सलाह दी कि एक ऐसी कोई एजेंसी होनी चाहिए जो एमपीओ को देखे, जिसने बिल्कुल नहीं दिया उसको बंद हो जाए, या उसको कहे तुम भी करो, जल्दी करो, टाइम निकल रहा है। एक बॉडी और बनेगी जो एमपीओ की मदद करेगी ये करवाने में। अभी ये हमारा पैसा खर्च हो रहा है साहब। जो ये नई एजेंसी बनेगी जो एमपीओ की मदद करेगी इसको करने में, उसमें और पैसा खर्च होगा। वो इस 5 करोड़ में से कम नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है, मेरी ये नहीं समझ में आता। ना, वो ऑलरेडी है, नहीं, वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, हाँ। लेकिन उसको वो कमेटी भी तो अपना काम नहीं कर रही। वो मिनिस्ट्री वाली जो मिनिस्ट्री में जो अफसर बैठे हुए हैं, वो इसको सीधे रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, इसकी कॉपी भी नहीं देते। मिनिस्ट्री में अफसरों को इसी काम के लिए बिठाया गया, उनको व्यवस्थागत जो लूप होल्स हैं उसकी वजह से भी काफी मुश्किलें आ रही है। मैं चाहती हूँ कि अब यहाँ पे जो युवा जनता है उनसे सवाल लें। जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारा काम सिर्फ कानून बनाना और नीतियां बनाना है, तो ऐसा निगरानी करना भी है, ये कर रहे हैं, निगरानी करना भी है। हाँ, सवाल पूछिए आप अपना। तो अगर इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए कि आप ये भी देखें कि कैसा काम हो रहा है, किस जगह पे काम के पैसे लग रहे हैं, वो निगरानी में आता है, वो हम लोग का अधिकार है, देखते हैं हम लोग। सिर्फ नीतियां बनाना और अधिकार बनाना यही काम रहा तो आगे ऐसा ही बोलकर सब पल्ला झाड़ते रहेंगे। नहीं, नीतियां तब तो आप एमपी-लेड फंड के बारे में समर्थन कर रही हैं। अगला सवाल गलत होता है तो उसको रुकवा देते हैं, आधा हुआ है, शुरू हुआ है, जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये हम लोगों के अधिकार में है, कोई नहीं करे तो ये उसकी गलती। सर, से हमारे देश में जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं, तो सिर्फ हमारे दिमाग में ये जो रहता है, ये सिर्फ ये नहीं रहता कि भाई ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी कुछ उम्मीदें और भी जुड़ी होती हैं। तो क्या उनके पास थोड़ा सा फंड नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जो उनकी बातें आश्वासन बन के ना रह जाएं, कुछ ग्राउंड लेवल भी अगर वो चाहें तो काम हो सके? देखिए, उनके काम करवाने का एक संवैधानिक तरीका है, उसी से काम होना चाहिए। ये नहीं है कि उन्होंने पर्सनल जिम्मेवारी ली है कि मैं जाके वहां खड़ा होकर ये काम करवाऊंगा। संविधान उनको अधिकार देता है कि वो सरकार को कहें कि ये करो, लेकिन वो कहने का जो स्थान है ना, वो संसद या विधायिका है। उनको या तो आप संविधान बदलिए, संविधान बदलना भी इन्हीं लोगों का काम है, मैं और आप नहीं कर सकते, लेकिन संविधान को तोड़िए मरोड़िए मत, उसको गलत इस्तेमाल मत करिए। लेकिन छोकर साहब, जैसा कि आप दोनों के सांसदों की बातचीत से मुझे लगा कि ये लोग सोचते हैं कि अगर स्थानीय राजनीति में कोई चीज़ या कोई विकास का कार्य अटक रहा है या किसी तरह की लापरवाही में, जो सरकारी अफसरों की लापरवाही में कोई काम अटक रहा है और उसको संसद और विधानसभा में डिस्कशन करने के बजाय इनके पास अगर ये अधिकार है तो वो खुद अपने रिकमेंडेशन से करवा सकते हैं। उसके लिए बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इनके पास ये है और होना चाहिए कि ये अधिकारी को कहें कि ये आप गलत काम कर रहे हैं, इसको मत कीजिए, और ये कहें कि ये सही काम है, ये कीजिए। लेकिन पैसे खर्च करने का अधिकार इनको नहीं होना चाहिए। जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या सांसद जानबूझकर पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं कि जो शहरीकरण की ओर हम सोच रहे हैं कि हम शहरीकरण करेंगे, तो क्या जानबूझकर सांसद खर्च नहीं कर रहे हैं ताकि माइग्रेशन हो और गांव में हम वैसे भी काम नहीं कर रहे हों तो गांव को अनदेखा कर दें? देखिए, आपका सवाल बहुत गहरा है। शहरीकरण
के बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि हर सांसद शहरीकरण करवाने में इंटरेस्टेड है। बहुत से सांसद शायद शहरीकरण करवाने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सांसदों को ये काम ना करना चाहिए, उनके पास पैसे का अधिकार नहीं होना चाहिए। इससे सारा एटमॉस्फेयर विशिएट होता है और सांसदों की बदनामी भी होती है, जो कि अभी कहा था कि कुछ लोग बदनाम भी होते हैं। हर ग्रुप में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। सांसदों में बहुत से सांसद बहुत अच्छे हैं, बहुत से सांसद बहुत खराब हैं। और मैं जो बता रहा हूँ कि फव्वारा लग गया और वहाँ पीने का पानी नहीं है, ये तो सही बात है, मैंने देखी हुई है। और दूसरे ये भी है, बुरा मत मानिएगा सर, कि कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो अपने जान पहचान वाले रिश्तेदारों को भी ठेके दिलवाते रहते हैं इसके थ्रू। वो सब चीज़ें नहीं होंगी अगर हम संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे। तो ये संविधान में जोड़ तोड़ मोड़ मरोड़ करना ये गलत है। सांसदों को चाहिए कि वो मंत्रियों को बताएं कि भाई ये तुम्हारे विभाग का अधिकारी गलत काम कर रहा है, वो करेंगे। सांसदों का अधिकारियों से डायरेक्ट लेन देन होना ठीक नहीं है। अगला कोई सवाल? सर, मेरा नाम मीना है। सर, आपसे मेरा सवाल है, आपने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट में आपने ग्राउंड लेवल पर जाकर के छानबीन की है या फिर सिर्फ जो सरकारी विभाग है वहाँ से सिर्फ आंकड़े लिए हैं? और दूसरा ये है कि क्या आप पर्सनली ये मानते हैं कि जो सांसद निधि है वो खत्म हो जानी चाहिए? आपके अनुसार क्या उस पर विचार है? पहला तो ग्राउंड लेवल पे मैंने चेक नहीं किया है। जो भी आर्टिकल मैंने लिखा है वो मिनिस्ट्री के डेटा के बेसिस पे लिखा है, और मैंने उस आर्टिकल में एक मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में भी बताया है, जो अभी फरवरी में मीटिंग हुआ था एमपी लैट्स के ऊपर, जहाँ पे मिनिस्टर वीके सिंह और सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी ये बात बताई थी कि 90% यूटिलाइजेशन कम होता है, और ख़ासकर इस 16th लोकसभा के मेंबर्स का यूटिलाइजेशन कम है, इसको बढ़ाया जाए। वो मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफिशियल है, तो जो भी मैंने कोट किया है वो ऑफिशियल डेटा है। उसमें मैं ग्राउंड लेवल पे चेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इतने सारे गांव हैं, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं। पर हाँ, मैंने काफ़ी IAS अधिकारियों से बातचीत की कि क्या कारण है, पर मैंने उसको लिखा नहीं है। दूसरा सवाल का जवाब है कि मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, तो पर्सनल ओपिनियन से मैं दूर ही रहना चाहूँगा कि क्या करना चाहिए। जो फैक्ट्स है वो बताना मेरा काम है, और यही फैक्ट्स जो हम मेरे पूरे इन्वेस्टिगेशन द्वारा पता चला वो हमने लिखा है कि इतने सारे हैं। तो उसमें एक और पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि सर ने बताया रिकमेंड करते नहीं होता है। जहाँ तक मैंने जितने अधिकारी से बातचीत की, उन्होंने बोला कि 25 करोड़ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता। आप 1 किलोमीटर बनाते हैं तो 5 करोड़ खर्चा हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा होता है छोटा मोटा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो गया, छोटा स्कूल। तो ये सब छोटे मोटे कार्य के लिए ये बहुत अच्छा योजना हो सकता है, पर वो भी रिकमेंडेशन नहीं आता है। और वो उनका बोलते हैं कि हमारे क्या औकात कि MP रिकमेंड करे और हम लोग ना कर पाए। और खासकर मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी भी देखा, इसी रिपोर्ट में मैंने काफ़ी सारे मिनिस्टर्स को भी कोट किया, उनका भी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुआ। तो एक मिनिस्टर्स के कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हो रहा, तो ये भी हम सोच सकते हैं। पर ये रहना चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए, ये तो सांसद ही सोच सकते हैं, पर जिसमें जरूर कुछ सोचने की बात है। लेकिन ये आपकी रिपोर्ट से ये बात साबित हुई कि न सिर्फ MP बल्कि मिनिस्टर्स भी अपने इलाके में MP लैड फंड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हम ये मान सकते हैं कि अभी ये पहला साल है और अभी 4 साल उनके पास हैं, और ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। हाँ, लेकिन एक और रिपोर्ट अब 2014 का हिंदुस्तान टाइम्स में आया था, उसमें भी दिखाया था कि 4 साल के बावजूद भी यूटिलाइजेशन 50% से कम था। और एक और चीज़ मैंने देखा, एक पैटर्न है, इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन करीब पहुंचते हैं तो ये एक्सपेंडिचर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। अब उसका कारण बहुत सारा हो सकता है, विच इज नोन। तो वो भी एक है कि लास्ट 1-2 साल में ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या तपन दा, आप भी ये मानते हैं कि ये लापरवाही दरअसल पहले साल में इसलिए ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि अभी इलेक्शन का कोई हड़बड़ी नहीं है और लोग या जो सांसद हैं वो आराम से निश्चिंता से रहते हैं कि अभी 4 साल बचे हैं, इलेक्शन से पहले कुछ काम करा देंगे इलाके में? शायद इस वजह से भी थोड़ी अरुचि देखने को मिल रही है MP लैड फंड के इस्तेमाल में। टू माय ओपिनियन ये बहुत ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है। ये जो अंडर एक्सपेंडिचर है MP लैड में, आप देखिए एवरेज आउट कीजिए पिछले 5 साल में, आपको मोरलेस एक ही फिगर मिलेगा, ऊपर नीच करके एक ही फिगर मिलेगा। एक कहानी सब कुछ में एक चुनाव आ गया, ये आ गया, जोड़ देता है। वैसा नहीं होता है काम, इसका एक प्रोसीडियर होता है। वो प्रोसीडियर के अनुसार चुनाव एक दफे डिक्लेयर हो गया तो आपको रिकमेंडेशन कोई काम ही नहीं करेगा, उसके बाद कोई काम ही नहीं होगा। ये क्या बात है? आप पिछले 5 साल एवरेज जोड़ के देखिए जो रिपोर्ट दिया,
उनको बताइए पिछले 5 साल 22 का साल average में देखिए। 5,000 करोड़ जो रुपए inflation ऐसे रहे department जो से release अनस्पेंट हुआ, रह गए। मैं थोड़ा 1993 से लेके अब तक 22 साल में 5,000 करोड़ रुपए अनस्पेंट रह गए। तो बजट का भी चुनाव पैसा का बहुत theory सा काम नहीं करता है ना, जो जाता चुनाव आ गया, है, बढ़ नहीं गया। खर्च होता। That theory do not work. जी, मैं थोड़ा इसमें That अमृता जी theory जोड़ना do चाह not रहा हूं। work. जो जनता से कुछ सवाल आए तो उसमें जो शौकत साहब ने कहा उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। ये कह रहे हैं कि मंत्रियों से काम कराओ। एमपी मान लो अधिकतर बीजेपी के हैं। ये जो योजना आई था उसके पीछे भी ये रीजन था कि जब अलग अलग दलों की सरकारें हुई इस देश में, उससे पहले नहीं थी जब योजना, तो एक ही सरकार थी और एमपी का कहना लोग मानते भी थे। आज एमपी उत्तर प्रदेश वाला किसी मंत्री को कहेगा ना तो वो काम नहीं करता पॉलिटिकल कारणों से। तो उस एमपी के पास क्या अधिकार है कि वो कुछ काम तो गांव में करा सके? अरे लेकिन 65% एमपी ने काम नहीं अरे करा नहीं, है मैं इनको कह रहा हूँ रिकमेंडेशन जोड़िए। नहीं, इनकी जो रिपोर्ट है ना वो है यूटिलाइजेशन बेस। चलो आपने स्वागत किया, हम भी स्वागत करते हैं, चलो चर्चा तो कर रहे हैं अपन, लेकिन रिकमेंडेशन पे चलिए आप। रिकमेंडेशन उस एमपी ने कितनी तारीख को किया, किस प्रोजेक्ट के लिए किया? ये एक दो जो एमपीओ का गिना रहे, हो सकता है कि 1-2 करोड़ का रिकमेंडेशन एक स्कीम के लिए कर दिया हो। मेरी आपसे सिर्फ तो एक ही 2 लाख, दरख्वास्त है 5 कि लाख, आप अपनी 3 लाख सरकार का रिकमेंडेशन करते हैं, उस कामों में टाइम लगता है। सर मेरे ख्याल में पाटिल जी की रिपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि एमपी अपना काम नहीं कर रहे। हाँ, मैंने जो इनकी रिपोर्ट पढ़ी है उससे मेरी ये समझ में आया था कि ये बता रहे हैं कि ये एक योजना देश में चल रही है, इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं और ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है। उसमें देश में बहुत से काम हैं जो नहीं हो रहे। कहीं अधिकारीगण जिम्मेदार हैं, कहीं राजनीतिक जिम्मेदार हैं, ज़्यादातर कामों में तो नागरिक जिम्मेदार है कि काम नहीं हो रहा। नागरिकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि काम नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग चुस्त नहीं हैं, हम लोग उसकी निगरानी नहीं करते, हम अपने प्रतिनिधियों को कहते नहीं कि यह काम करवाओ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी नागरिकों की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए नहीं बनाई थी। मेघवाल साहब को ये गुस्सा आ गया, मेरी तो 0 दिखा दिया, मैंने तो 7 करोड़ रिकमेंड। माफ कीजिए सर, ऐसी बात नहीं गुस्सा नहीं आएगा जब मैं 7 करोड़ रिकमेंड कर रहा हूँ, 3 करोड़ के काम करा रहा हूँ और मेरे फील्ड में आता है कि ये एमपी 0 काम करता है, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? स्वाभाविक रूप से आएगा। ये गंगाधर पाटिल जी रिकमेंडेशन देने वाले कौन होते हैं? इनकी कौन सुनता है रिकमेंडेशन? तो मेघवाल साहब देंगे। इनकी रिपोर्ट से तो आ गया ना कि मैं 0 हूँ। नहीं, लेकिन सरकारी विभाग ने तो दिया ना रिपोर्ट। सरकारी विभाग ने इनको दिया है। सरकार को बोलिए ना कि वो अपडेट करें। उसको ठीक करें, तो आप उनका डेटा शूटिंग दी मैसेंजर, इस बेचारे ने कह दिया तो इसके पीछे पड़ो। पीछे पड़ने की बात नहीं है, हम तारीफ कर रहे हैं ना शौकत साहब। आपने तो कहा सबने प्रशंसा की तो मैं भी कर देता हूँ। इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब तो ये है कर रहे हैं हम इसकी। भाई अगर आप रिकमेंडेशंस पे बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और सांसद निधि का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। भी आंकड़ा आना चाहिए मेरे कहना। यूसी इज द लास्ट स्टेप, यूसी इज द लास्ट स्टेप। हाँ, तब तो इस निधि से निर्धनता को, अगर 23 साल में इस निधि से निर्धनता नहीं खत्म हुई, 5 करोड़ से खत्म हो जाएगी। मैंने क्या कहा, क्यों चली? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गया फील्ड में, कोई दिक्कत आ गई, तूफान आ गया, उसने कहा चलो मैं 2 लाख रुपए देता हूं। एमपी भी तो जाता है फील्ड में। अमृता जी, लोग एमपी से भी अपेक्षा करते हैं। मेघवाल साहब, हम ये भी गुजारिश करेंगे पाटिल साहब से, युवा पत्रकार हैं, इस नाते कोई नसीहत नहीं दे रहे हैं, हमने भी अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल पत्रकारिता में ही गुजारे हैं। तो आपने कहा कि कई आईएएस अफसरों से भी, कलेक्टर से भी बात किया हमने, और मिनिस्ट्री का डाटा पर बेस है हमारी बात। लेकिन आपको जिन लोगों ने खर्च नहीं किया, ऐसे कुछ लोगों से भी कोई भी तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो उसका पक्ष भी जान लेते, और जिन लोगों ने खर्च किया उनके भी स्किल को बताते कि किस तरीके से काम किया, ताकि दूसरे लोग सीखते। तो हम समझते हैं कि आपका काम सराहनीय है, लेकिन आगे अगर इस पर आप काम करें तो कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस को भी शेयर आपके। जैसे शौकत साहब ने कहा, मेरा काम किसी को ब्लेम नहीं करना, जो सच है मैं बता रहा हूँ, और मैं पूरे सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एमपी या फिर आईएएस या फिर किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ये जो पूरा सिस्टम है, अंत में तो जो एज ए सिटीजन जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है, और अगर इसमें कुछ गलती है तो आप ही लोग अधिकार में है, आप ही इसको बदल सकते हैं। मिनिस्ट्री का
डेटा बदल सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में एक है। आखिरी सवाल मैं तपंदा मैं आपसे करना चाहूंगी, 1993 से पहले जब एमपी लैड फंड नहीं हुआ करता था, देश में जनता का विकास तब भी होता था, तो क्या इस एमपी लैड फंड को जारी रखने का कोई औचित्य आपको दिखता है और इसको और ज्यादा बढ़ाते रहने का औचित्य दिखता है, या फिर उसकी उपयोगिता है और इसे बेहतर तरीके से मॉनिटर करके सही साबित किया जा सकता है? इसको उपयोगी किया जा सकता है अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग एमपी के द्वारा भी हो और प्रशासन के ऊपर भी हो। लेकिन देयर कैन बी ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एज वेल। ऐसा नहीं है जो एमपी लैड स्कीम ही एक आइडियल स्कीम है। और माइंड इट 93 में का पहले जब ये 93 में जब ये लागू हुआ था, ये गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन लागू किया था, नोबडी डिमांडेड दिस। दे हैव ए थॉट प्रोसेस एंड दे हैव स्टार्टेड विद दिस and it is now continuing। तो क्या उसको कंटिन्यू रहना चाहिए? मेरा सवाल तो यही था कि उसको जारी रखने की जरूरत है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा वन लाइन रिप्लाई इसका नहीं हो सकता है। ये जारी ना रखते हुए, इसको चेंज करते हुए एक बेटर ऑप्शन अगर आएगा तो डेफिनेटली इट कैन बी रिप्लेस्ड। जी, देयर मस्ट बी ए बेटर ऑप्शन वेयर जो डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो काम है उसी में एमपीओ को भी कुछ अपना ओपिनियन देने का अधिकार रहेगा। ये बात एमपी लैड स्कीम के जरिए सामने आया है। जी, और गवर्नमेंट हैज एडमिटेड द नेसेसिटी ऑफ दैट। जी भाई, इसको द कॉन्टेक्स्ट द स्कीम शुड बी अंडरस्टूड इन इट्स राइट कॉन्टेक्स्ट। जी, अभी इससे बेहतर कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच होता है तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो सीपीएम के नेता ये मानते हैं कि इससे बेहतर भी कोई विकल्प हो सकता है, लेकिन उस पर विचार करने की जरूरत है। फिलहाल एमपी लैड फंड जारी रखना चाहिए। आपका क्या विचार है? नहीं, ठीक है कह रहे हैं। अगर मान लीजिए इसको सीधा सीधे आप कहिएगा कि बंद कर दीजिए, तो कुछ लोग इस देश में तो डेमोक्रेसी को भी खत्म करके तानाशाही लाने की बात करते हैं। मिलिट्री शासन अच्छा काम करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज ही आ जाएगा तो बढ़िया से देश चलाएगा। तो ऐसे तो नहीं न चलता है। इसमें सुधार की गुंजाइश है और हमेशा सुधार की गुंजाइश है। मैं इससे सहमत हूं कि प्लानिंग प्रोसेस में एमपी को जोड़ दिया जाना चाहिए। नीचे सरपंच को भी जोड़ रखा है आपने, प्रधान को भी जोड़ रखा है, जिला प्रमुख को भी जोड़ रखा है, एमएलएज को भी जोड़ रखा है। अगर एमपी लैड समाप्त होती है तो प्लानिंग प्रोसेस से एमपी जुड़ जाए, जहां एमपी ये सोचता है कि यहाँ ये गैप रह गया है, मैं इसको रिकमेंड करूं प्लानिंग प्रोसेस के पार्ट पे, उसको पैसा खर्च करने का नहीं, एट द टाइम ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। तो मुझे लगता है एक बेटर ऑप्शन भी हो सकता है। यहाँ तो केंद्र सरकार योजनाएं चलाती है और राज्य सरकारों से कोई मशविरा राय नहीं लेती है। अपने से सो मोटो, अरे भाई देश इतना बड़ा है, अलग अलग समस्याएं हैं, कोई बहुत विकसित है, कोई बहुत पिछड़ा हुआ है, कोई किसी की हालत कुछ है, तो कोई मशविरा नहीं होती है। एक योजना चला दिया, गोद लेना, अब बच्चे को गोद लिया, बच्चा दूध के लिए चिल्ला रहा है, पानी के लिए चिल्ला रहा है, कपड़े के लिए चिल्ला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों को कहा भाई गोद ले लिया, अरे कुछ दीजिए। हम लोगों को आकर के घर पर माला पहना गया, टीका लगा गया, पगड़ी बांध लिया, एक पैसा नहीं दिया। उस पे तो अलग प्रोग्राम करिए, हम कंसेप्ट को समझाएंगे। हम कंसेप्ट को अमृता जी समझाएंगे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है। एक बार अलग प्रोग्राम जरूर करेंगे। लेकिन ये भी सच है कि जो 6 लाख गांव हैं देश में, अगर एक गांव एमपी चुनेगा तो बाकी उसके इलाके के गांव का क्या होगा? उसके पीरियड में 3 चुनना है, उसके पीरियड में 3 चुनना है, 3 गांव, और खाली गोद नहीं लेना है, खाली गोद नहीं लेना है। अगर अपराध ज्यादा हो रहे हैं तो कम करना है, अगर शराब की दुकान ज्यादा है तो कम करनी है। ये काम भी तो करना है एमपी को उस गांव में। जी देखिए, अभी गांव को गोद लेने के संदर्भ में इन साहब ने कहा कि हमें पगड़ी बांधी, हमारे को माला पहना दी, रुपया एक नहीं दिया। सवाल रुपए का है। एमपीओ को चाहिए खर्चा करो। एक मिनट उससे पहले ये कहा गया सरकार खर्चा करे, हम नहीं मांग रहे, हमको जो 5 लाख खर्चा का है वो मिला हुआ है। उससे पहले ये कहा गया खर्चा करे, उससे पहले ये कहा गया कि एमपी लैड बंद हो जाएगा तो ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं देश में डेमोक्रेसी खत्म कर दो। अरे डेमोक्रेसी की नींव ये एमपी लैड ही है क्या? और कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं इस देश में। देखिए, ये पैसे का खेल है और ये पैसा, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, इसमें से काफी पैसा, कितना ये मैं नहीं कह सकता, मिसयूज होता है। और जनता के पैसे का मिसयूज होना गलत है। एमपीज को पैसा खर्च करने का अधिकार संविधान नहीं देता
और इसीलिए मैं कहता हूं एमपी लैड स्कीम बंद होनी चाहिए। आप चाहे ये बात कह रहे हैं मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मैंने इसको कहा मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूं, हाँ। लेकिन इज्जत करते हुए मुझे ये कहने का अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट भी गलती कर सकती है। और शायद यही डेमोक्रेसी है जो इस आपको देश भी में- अधिकार देता है, इनको भी अधिकार देता है, इनको भी अधिकार मुझे एक देता है। नागरिक होने के नाते ये कहने का अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे ख्याल में गलत है जी। लेकिन ये बहस हो सकता है आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। फिलहाल तो हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि एमपी लैड फंड का पैसे का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की बहस के बाद बहुत सारे एमपी जो रिकमेंडेशन कर चुके हैं वो अपना नाम कम से कम उस लिस्ट में ज़रूर जुड़वाएंगे जो खर्च की लिस्ट है, और जिसमें हम आगे आने वाले दिनों में ये देख सकेंगे कि और ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि इससे जो आखिरी उद्देश्य है जनता की भलाई का, यानी निधि से निर्धनता दूर करने का, वो ज़रूर सच साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का, आपका भी नमस्कार।